सो हेलो एवरीवन, दिस इज जलज एंड यू आर वाचिंग जेपी एजुकेशन हब। यहाँ मिलेगा आपको आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 साइंस का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक इससे आपके मैक्सिमम मैं कहूँ तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इसी चैप्टर से बनते हैं। उसके अलावा भी छोटे मोटे पॉइंट्स इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा निकल कर आते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये चैप्टर हमारे लिए 10th के लेवल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। और सिर्फ 10th में ही नहीं, अगर हम सीनियर क्लासेस में भी देखें तो ये आपका बेस चैप्टर है, जो कि आपके 12th की जो फिजिक्स है उसको आपको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो दोनों ही तरीकों से देखें तो ये चैप्टर आपके लिए क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इलेक्ट्रिसिटी हमने प्रीवियस क्लासेस में भी मतलब जूनियर क्लासेस में भी बहुत बार पढ़ा है ये टॉपिक, लेकिन इस साल 10th में हम इसको बहुत अच्छी तरह से समझने वाले हैं। और शुरुआत करते हैं कहाँ से भाई, इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत से, बेसिक से, फंडामेंटल से, जो कि कहते हैं हम क्या, चार्ज। ठीक है, चार्ज समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। इस बार बहुत इतना डेप्थ में नहीं समझाया गया है चार्ज। ठीक है, वैसे तो अगर हम एनसीईआरटी की बोले तो चार्ज के बारे में इतनी ज़्यादा कोई डिस्कशन किया नहीं गया, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आपको चार्ज के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, चार्ज वर्ड बेसिकली हमने केमिस्ट्री में सुना था, कहीं पर फिजिक्स में पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, फोर्स के अंदर था, हमने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की रिगार्डिंग बात करी थी। तो जब हम चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज किसी भी मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। क्यों बोल रहा हूं फंडामेंटल, क्योंकि भाई मैटर किससे बना है, एटम से मिलकर बना है। और एटम के अंदर ऑलरेडी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। इसमें से हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में क्या होता है भाई, चार्ज होता है। ठीक है, तो एक ऐसी प्रॉपर्टी है, किसी भी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। और अगर इस चार्ज बॉडी को मैं किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखता हूं, या फिर इन दोनों चार्जेस को एक दूसरे के क्लोज लाता हूं, तो ये किसी ना किसी तरह की फोर्स को क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, वो फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है। तो इन सिंपल वर्ड्स इफ आई से दैट व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, then it is the basic property of matter due to which it experiences forces, जिसकी वजह से उसको क्या एक्सपीरियंस होती है, फोर्स एक्सपीरियंस होती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, एक्सपीरियंस फोर्सेस। नाउ अ चार्ज इज डिनोटेड बाय लेटर क्यू। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, क्यू लेटर से करते हैं। और चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम्ब्स होती है। ठीक है, ठीक है। चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये आपने ऑलरेडी पढ़ाई है। पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया। ठीक है, नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल क्या हो गया भाई, इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, कितना होता है दोनों में चार्ज, कोई पूछेगा, हमेशा याद रखना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी यही है, प्रोटॉन का चार्ज भी यही है। बस इलेक्ट्रॉन में ये चार्ज नेगेटिव होता है, मतलब नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम होता है। और प्रोटॉन में यही चार्ज कितना होता है भाई, पॉजिटिव में होता है। इसके अलावा प्रॉपर्टीज देखें चार्जेस की, तो बिल्कुल मैग्नेट के पोल्स की तरह होते हैं भाई। सिमिलर चार्ज होंगे तो रिपेल करेंगे, मतलब दो पॉजिटिव चार्ज होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्शन अप्लाई करेंगे। और अगर अनलाइक चार्जेस होंगे कि भाई एक चार्ज हमारा पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज हमारा कैसा है, नेगेटिव है, तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, चार्ज आया आपको समझ में। अब चार्ज की कुछ सिंपल सिंपल सी प्रॉपर्टीज होती हैं ये समझनी बहुत जरूरी है। खाली आप 12th की स्टार्टिंग में भी इन्हीं प्रॉपर्टीज को पढ़ते हो, तो इस बार यही 10th में ही समझ लो। बहुत सिंपल है। पहली प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी, कि चार्ज का हमेशा हम एडिशन कर लेते हैं, मतलब नॉर्मल स्केलर सम हो जाता है इनका। ठीक है, जैसे आपके पास 2 3 4 जितने भी चार्ज हैं, जैसे कोई पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव है, कोई पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव है, तो आप इनको डायरेक्टली क्या कर लोगे, सम अप कर लोगे। तो पॉजिटिव वाला ऐड हो जाएगा, नेगेटिव वाला टोटली उससे लास्ट में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपके पास टोटल चार्ज आ जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं हम, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है, मतलब हर एक चार्ज को इंडिविजुअली आप सम कर दो, जोड़ दो, तो आपको टोटल चार्ज मिल जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो कंजर्वेशन का मतलब, देखो कंजर्वेशन जहां भी पढ़ा है, चाहे वो कंजर्वेशन ऑफ मास हो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो, भाई कोई भी चीज पढ़ी हमने उसमें क्या बोला था, दैट इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो मतलब साफ है कि चार्ज ना ही आप क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। बस चार्ज का एक्वाजिशन होता है, मतलब एक्वायर करवाया जाता है चार्ज। ठीक है, और चार्ज एक्वायर कराने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे रबिंग होता है, मतलब विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से और भी बहुत सारे तरीके हैं। फिर आता है अगला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 10th, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
ठीक है, मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि भाई चार्ज किसी भी ऐसे रैंडम क्वांटिटी में नहीं मिलता, चार्ज किसी फिक्स्ड क्वांटिटी के मल्टीपल पर ही हमें देखने को मिलता है। और वो फिक्स्ड क्वांटिटी क्या होती है हमारी, इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है वो फिक्स्ड क्वांटिटी, इलेक्ट्रॉन। मतलब चार्ज जो भी आपको मिलेगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म पे मिलेगा। मतलब अगर मैं सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ चार्ज बोलूं तो क्या होगी, अ चार्ज प्रेजेंट इन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में प्रेजेंट चार्ज ही क्या है, चार्ज की सबसे छोटी क्वांटिटी है। और इलेक्ट्रॉन के फॉर्म्स पर ही या फिर इसी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब के फॉर्म पर ही चार्ज क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अब इसी के मल्टीपल्स पर ही आपको चार्ज देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब अगर मैं 2 कूलम्ब का चार्ज बोलूं तो वो ना जाने कितने इलेक्ट्रॉन्स के चार्जेस को कंबाइन करके बना होगा, कितना, 2 कूलम्ब का चार्ज। तो ये क्या कहलाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। की जो चार्ज होता है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट पे एग्जिस्ट करता है, जो कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। मतलब चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म पर एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर। या फिर स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी क्या है चार्ज की, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। फॉर्मूला मिल जाता है हमें यहां से, दैट क्यू, दैट इज क्यू क्या है, चार्ज है। क्यू क्या है, गिवन चार्ज है जो कि कॉलम में होगा, इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज इन इलेक्ट्रॉन। क्यू इज इक्वल्स टू एन ई बन जाता है फॉर्मूला। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और ई क्या हो जाता है आपका, चार्ज प्रेजेंट ऑन दी इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर किसी गिवन चार्ज को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, वही क्या कहलाता है, हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाता है। इसके रिगार्डिंग हमारे उसमें काफी क्वेश्चंस भी हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। भाई 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो देखो आपको क्यू गिवन है, कितना है क्यू, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 है। ठीक है, इसके अलावा आपको और क्या गिवन है, आपको गिवन है भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो कि हमको पता ही होता है भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो भाई Q इज इक्वल्स टू एन ई होता है, और N इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन ई। Q कितना गिवन है, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, और E कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। भाई डिवाइड कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 2। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, भाई 2 है। ठीक है, ऐसे अगर आपसे पूछा गया दैट कैलकुलेट द चार्ज ऑन 5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। भाई 5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, आपसे क्यों पूछा गया है। ठीक है, आपको n गिवन है, n कितना है, 5 इंटू 10⁻8 है, और आपको E की वैल्यू भी पता होती है, कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होती है। अब आप इसको सॉल्व करने बैठो, Q इज इक्वल्स टू n कितना हो जाता है भाई, 5 इंटू 10⁻8, और 1.6 है यहाँ, इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। भाई मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 16 5 सर 80 हो गया। ठीक, 80 यहाँ पर आ गया, ये 8 था, 18 था सॉरी, इसको करेक्ट कर लो, 18 था। ठीक हो गया, यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, ये 8 इंटू 10⁻⁻1 बचा है, अभी भी जी बचा है। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो गया है, 0.8 कूलम्ब हो गया आपका आंसर। तो ये आपका आंसर आ गया इसमें। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और अब समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखो ये तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था, और चार्ज के बारे में हमने थोड़ा सा समझा। करंट हम ना जाने कौन सी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, दैट इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है। कैसे होता है, क्या होता है, इस बार समझते हैं। देखो अगर हम किसी वायर को इमेजिन कर रहे हैं, किसको इमेजिन कर रहे हैं, वायर को, या फिर किसी कंडक्टर को इमेजिन कर लो। तो भाई सबको पता है कंडक्टर क्या है, मैटर है, वायर क्या है, मैटर है, जो कि किससे बना होगा, एटम से मिलकर बना होगा। एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे। लेकिन कुछ खास सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ खास एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और यही इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ मूव कर सकते हैं। तो यही इलेक्ट्रॉन्स, यही चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज ही है। तो यही चार्ज जब किसी कंडक्टर के अंदर एक एंड से दूसरे एंड पर मूव करने लगता है,
ठीक है, एक एंड पे था, ये इलेक्ट्रॉन था या फिर ये कोई चार्ज था, ये इस एंड पे था, ये मूव करते करते कहाँ जाने लगा, दूसरे एंड की तरफ जाने लगा। ऐसे एक और चार्ज उठा वहां से, वो दूसरे एंड की तरफ जाने लगा। तो भाई वो किस रेट से फ्लो कर रहे हैं, किस स्पीड में फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, वही स्पीड वही रेट क्या कहलाता है उनका, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। मतलब वायर के अंदर या कंडक्टर के अंदर किस रेट से जो चार्ज है वो फ्लो कर रहा है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अगर देखो चार्ज फटाफट मूव कर रहा होगा एक एंड से दूसरे एंड में, बहुत जल्दी जल्दी मूव कर रहा होगा, तो भाई इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर चार्ज बड़ा स्लोली स्लोली मूव कर रहा होगा तो भाई इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, बस याद क्या रखना है कि आप अगर इस डायग्राम में देखो तो एक वायर का डायग्राम है, ठीक है, इसमें जो क्यू चार्ज है वो फ्लो कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हम इसको मेजर कैसे करेंगे, हम देखेंगे कि ये जो हमें बीच में एरिया गिवन है ना, ये एरिया दिख रहा है, मैंने ग्रीन कलर से अंडरलाइन आउटलाइन किया, ये एरिया वायर का कौन सा एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया। कौन सा एरिया है, क्रॉस सेक्शन। मतलब वायर को ऐसे आपने बीच से काट दिया तो जो एरिया आपको दिखा उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से हर सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो कहलाता है कि आपका इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, एंड इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, दैट इज क्वांटिटी ऑफ चार्ज या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अपॉन टाइम। अब यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की, यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की एम्पेयर, और एम्पेयर को आप सिंपली क्या बोल सकते हो, कूलम पर सेकंड, लेकिन ऐसा यूनिट क्या है, एम्पेयर है। ठीक है, इस बात का आपने याद रखना है। अब 1 एम्पेयर को कैसे डिफाइन करेंगे, देखो ये 1 एम्पेयर, ठीक है, जैसे 9th में आता था 1 जूल ऑफ वर्क ना, 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, भाई कैसे डिफाइन करेंगे, ये चीजें इस बार भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभार आ जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में टपक जाती हैं चीजें, तो आपने बस ये याद रखना है कि इन चीजों को डिफाइन करना, कोई भी कभी भी कोई भी क्वांटिटी आ जाए कि भाई 1 एम्पेयर क्या होता है या 1 वोल्ट क्या होता है, 1 ओम क्या होता है, भाई सीधे जाओ फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। अब I की वैल्यू 1 कब होगी, जब Q भी 1 हो और T भी क्या हो, 1 हो। मतलब अगर किसी कंडक्टर से, अगर Q भी कितना है, 1 है, और टाइम भी कितना है, 1 सेकंड है, तो अगर किसी कंडक्टर से एक सेकंड में यूनिट कूलम चार्ज, मतलब 1 कूलम का चार्ज यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होता है, तो उस समय इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोला जाता है, 1 एम्पेयर बोला जाता है। क्या बोला हमने, अगर 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करता है किसी कंडक्टर से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पेयर ऑफ करंट या 1 एम्पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। डेफिनेशन में भी वही लिखा है, 1 एम्पेयर इज द करंट व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। अब कुछ और भी यूनिट्स होती हैं इलेक्ट्रिक करंट की जिसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, जैसे एम्पेयर तो ऐसा यूनिट है, लेकिन स्मॉलर यूनिट्स भी हो सकती हैं। ठीक है, एम्पेयर तो बहुत बड़ी यूनिट है, इससे छोटी छोटी यूनिट्स भी हो सकती हैं, जैसे मीटर यूनिट होती है, तो मीटर से छोटी क्या होती है भाई, सेंटीमीटर होती है, मिलीमीटर होती है ना, नैनोमीटर होती है, तो और भी यूनिट होती है ना छोटी छोटी, वैसे ही एम्पेयर से भी स्मॉलर यूनिट होती है। अब इसमें सबसे पहला आता है आपका मिली एम्पेयर। क्या आता है, मिली एम्पेयर। देखो सिंबल नीचे पर लिखे हुए हैं, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, मिली एम्पेयर में स्मॉल एम लगा होता है, तो स्मॉल एम ए अगर लिखा है तो इसका मतलब साफ है कि वो क्या है, मिली एम्पेयर, और मिली एम्पेयर कितना होता है, 10⁻³ एम्पेयर होता है। वैसे ही फिर माइक्रो एम्पेयर आता है, भाई देखो ऐसा सिंबल है माइक्रो का, ठीक है, सिंबल्स में कंफ्यूज मत होना, 10⁻6 होता है, और नैनो क्या होता है, 10⁻9 होता है। खैर मिली माइक्रो नैनो कहीं पर भी है, मिली मतलब 10⁻3, माइक्रो मतलब 10⁻6, और नैनो मतलब 10⁻9 होता है। इन चीजों का आप याद रखना, चाहे कहीं भी कन्वर्जन टेबल पे आ जाए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में आ जाए, इनका मीनिंग क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कहां करता था, तो भैया इसके पीछे तो बहुत ही गजब कहानी है। देखो सबसे पहले, ठीक है, हिस्ट्री में चलते हैं, सबसे पहले भाई जब इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में बहुत ज्यादा रिसर्च चल रही थी, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब कब की बात कर रहा हूं मैं, ये एडिसन और टेस्ला की बात कर रहा हूं। तो उस समय जब इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में बहुत ज्यादा डिस्कवरी चल रही थी, भाई ओम भैया भी उसी टाइम आए थे हमारे, ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट उस समय इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड पे वर्क कर रहे थे।
तो भाई सबको समझ में आया कि भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है, सबको समझ में आया इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है। लेकिन उस समय ठीक है, उस समय हमारे पास जो डिस्कवरी हुई थी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, या फिर सिंपली बोले तो चार्ज पार्टिकल की जो डिस्कवरी हुई थी, उस समय सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी उस समय नहीं हुई थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बाद में हुई थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन जी ने करी थी ना, तो जो हमारे गोल्डस्टीन थे इन्होंने इलेक्ट्रॉन की सॉरी प्रोटॉन की डिस्कवरी कर दी थी पहले। अब क्योंकि उस टाइम जो एक नॉन चार्ज सब्सटेंस था, जो नॉन चार्ज पार्टिकल था, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन था। तो उस समय जब डायरेक्शन की बात हुई तो उन्होंने बोला कि भाई यही पॉजिटिव चार्ज का फ्लो ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। अब पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां को फ्लो करेगा, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में, मतलब जहां पॉजिटिव ज्यादा होगा वहां से फ्लो करेगा, और कहां की तरफ फ्लो करेगा, जहां नेगेटिव होगा। तो हमने बोल दिया कि भाई इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्या बोल दिया हमने, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर यहां देखें तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहां से फ्लो होगा इलेक्ट्रिक करंट आपका। ठीक है, इस तरह से, और कहां की तरफ होगा, नेगेटिव की तरफ होगा। ठीक है, पर बाद में क्या समझ में आया, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तब समझ में आया कि भाई जो मूव करते हैं ना, जो फ्लो करता है चार्ज, वो एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज होता ही नहीं था। वो क्या होता था, वो तो नेगेटिव चार्ज होता था, क्योंकि भाई पॉजिटिव चार्ज तो फ्री होता ही नहीं है, फ्री तो इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा लेट हो चुकी थी, तो हम लोगों ने इस बात को कन्वेंशनली एक्सेप्ट कर लिया, मतलब पुराना जो बातें चल रही थी उन्हीं को सीधे सीधे एक्सेप्ट कर लिया। हमने कहा कि इस चीज में करेक्शन नहीं करेंगे। तो आज तक हम क्या बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है वो कहां से कहां को होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। कि कहां होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन एक्चुअल जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो कहां से चलेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो आपने दो चीजें याद रखनी है, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो फॉर इलेक्ट्रॉन्स हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां को फ्लो होते हैं, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। रूल क्या रहेगा हमेशा कि इलेक्ट्रिक करंट कहां को फ्लो होता है, भाई आंख बंद करके बोल देना है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब आता है भाई एक ऐसा डिवाइस जिसको हम किसी सर्किट पे इंट्रोड्यूस करते हैं और बताते हैं कि भाई इस वायर से इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा है, और इस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, एमीटर कहते हैं। ठीक है, तो एमीटर बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जो कि सर्किट में प्रेजेंट इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के काम आता है। ठीक है, हम बोलते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, और इसकी वजह से किसी भी तरह का कोई चेंज करंट की वैल्यू पर नहीं आता है। इस डिवाइस को हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इसका पॉजिटिव टर्मिनल लगाते हैं, और नेगेटिव से नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे समझेंगे भाई ये रेजिस्टेंस क्या बोला, सीरीज क्या बोला, जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते रहेंगे हमें समझ में आ जाएगा कि रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज कनेक्शन क्या होता है। तो उसके लिए सब्र रखो, लेकिन अमीटर इतना काफी है अभी आपके लिए। आगे चलते हैं और थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। देखो फॉर्मूला याद रखना है, I इक्वल्स टू Q अपॉन T। बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं। कैलकुलेट द करंट व्हेन 20 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज इन 4 सेकंड। भाई आपको चार्ज गिवन है, क्या गिवन है आपको, चार्ज गिवन है, मतलब Q की वैल्यू गिवन है, दैट इज 20 कूलम्ब। दूसरा क्या गिवन है आपको, टाइम गिवन है, दैट इज 4 सेकंड गिवन है। Now what you have to find out? You have to find out the electric current, that is I. I is equals to Q upon T. You can solve it. 20 coulomb upon 4 सेकेंड। भाई फटाफट सॉल्व किया, अपना आंसर आ गया 5 एम्पेयर। तो कितना करंट फ्लो हो रहा है, 5 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है। इफ करंट, अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर करंट 0.5 एम्पेयर है, करंट गिवन है, और टाइम आपको दिया है हाउ मच चार्ज फ्लो, हाँ इन टाइम आपको गिवन है 10 सेकेंड। अगर करंट 0.5 एम्पेयर का प्रोड्यूस हो रहा है, कब, जब एक अननोन चार्ज 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड में फ्लो हो रहा है, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज 10 सेकंड में फ्लो हो रहा है, तो आपको बताना कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा होगा। तो ठीक है, आपने क्या निकालना है, क्यू निकालना है। अब आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, तो क्यू इक्वल टू क्या हो गया, आई टी हो गया। आई कितना है, 0.5 है, इंटू कितना कर देना है भाई, 10 कर देना है, कितना हो गया आंसर 5। तो चार्ज कितना होगा भाई, 5 कूलम का चार्ज होगा। तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन आते हैं अभी तो इसमें।
टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अब यहीं से बात आ जाती है कि भाई कंडक्टर्स क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। देखो मैं थोड़ा बहुत आपको बता चुका हूँ, फ्री इलेक्ट्रॉन वर्ड सुना था ना मेरे मुंह से। तो देखो ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए, मतलब चार्ज के फ्लो के लिए। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो चार्ज ही फ्लो नहीं कर पाएगा, ठीक। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, जिसमें क्या प्रेजेंट हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो और जिनसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सके, वो क्या कहलाते हैं, कंडक्टर्स। अब जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो क्या वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर पाएगा, नहीं करवा पाएगा, क्योंकि चार्ज के फ्लो होने के लिए भाई किसी भी मेटल में, किसी भी सब्सटेंस में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो अगर उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो उससे इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो कंडक्टर्स क्या हैं, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। इंसुलेटर क्या है, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। कंडक्टर्स क्या है भाई, जो कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो इजीली हो जाता है जिनमें। इंसुलेटर्स क्या है, जिनमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं होता। कुछ एग्जांपल्स आप देख लीजिएगा, जैसे अधिकतर मेटल्स हमारे कंडक्टर्स में आ जाते हैं, और जितने भी अधिकतर नॉन मेटल्स होते हैं वो किस में आ जाते हैं, इंसुलेटर्स में आ जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारे मिक्सचर्स भी होते हैं, तो उनके बारे में आप देख सकते हैं। अब बात आती है भाई पोटेंशियल डिफरेंस। भाई बहुत प्यारा टॉपिक है। इसको ऐसे समझो ना कि भाई जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी वायर के अंदर, इमेजिन कर पा रहे हो, वायर के अंदर छोटे छोटे क्या हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। भाई ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे ही क्यों। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते, देखो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, लेकिन ये किसी एक ही डायरेक्शन पे क्यों मूव करेंगे। ऐसा भी तो हो सकता था कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से वहां को भाग रहा हो, एक इलेक्ट्रॉन वहां से यहां को भाग रहा हो, कुछ भी हो सकता था। पर ये इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन पे क्यों मोशन कर रहे, ये तभी पॉसिबल है जब किसी एक एंड पे शायद से किसी एक तरह के चार्ज का कंसंट्रेशन ज्यादा हो और दूसरी जगह पे उसका कंसंट्रेशन क्या हो, कम हो। जैसे एक बात को सोचो ना, अगर आप चाहते हो कि आपके पास एक प्लेट है, ठीक है, एक टेबल है, एक टेबल सरफेस है, और आपने उसका ऊपर पानी डाल दिया ऐसे। अब आप चाहते हो कि पानी फ्लो करे, तो क्या पानी अपने आप फ्लो करने लग जाएगा, नहीं करेगा, वो पानी वहां का वहीं रुका रहेगा। लेकिन जैसे ही आप एक जगह से सरफेस को ऊपर को लिफ्ट करोगे ऐसे, तो आप देखोगे पानी वहां से नीचे को बहने लग गया। कहां से बहा, हायर से लोअर की तरफ। तो बेसिकली पोटेंशियल भी वही काम कर रहा है। पोटेंशियल क्या कर रहा है, एक तरह का हायर और लोअर कंसंट्रेशन क्रिएट करके दे रहा है, किसको, चार्ज को, कि एक जगह भाई नेगेटिव चार्ज ज्यादा है और एक जगह नेगेटिव चार्ज क्या है, कम है, जिसकी वजह से चार्ज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में फ्लो होने लगता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है। तो यही क्या है, हमारा पोटेंशियल है। चार्ज को फ्लो करवाने का काम कौन करवा रहा है, अपने आप तो नहीं कर रहा ना चार्ज फ्लो, चार्ज पर काम किया जा रहा है ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सके, मूव कर सके। तो यही जो वर्क डन है, यही जो काम है, यही क्या है, आपका पोटेंशियल है, ठीक है। कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, किसी कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज को मूव करवाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ रहा है, वही क्या कहलाता है, आपका पोटेंशियल कहलाता है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। बस इसी बात को समझना है। तो यहीं से इसकी क्या बन जाती है, डेफिनेशन बन जाती है, दैट व्हाट इज पोटेंशियल, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल वी। क्या होता है पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में जितना भी आपने काम किया, वही क्या है, आपका पोटेंशियल है। अब अगर ये पूरे सर्किट की बात कर रहे हो, सर्किट के एक एंड से दूसरे एंड की बात कर रहे हो, मतलब जैसे आपने बैटरी लगाई ना, बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आप बैटरी के पॉजिटिव और से लेकर बैटरी के नेगेटिव तक की बात कर रहे हो, तो ये जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। पूरा एक एंड से दूसरे एंड तक हो गया। लेकिन सर्किट के अंदर किसी भी दो पॉइंट्स की बात कर रहे हो तो फिर वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं, दोनों कंडीशंस में फॉर्मूला क्या बनता है, V इक्वल्स टू W अपॉन Q बनता है, ठीक हो गया। अब जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस को समझ ही लिया है तो 1 वोल्ट को भी समझ जाते हैं। देखो वोल्ट क्या है, पहले तो ये समझ लो, वोल्ट क्या है, पोटेंशियल की SI यूनिट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट क्या है, वोल्ट है। अगर इसको हम CGS सिस्टम में देखें, हाँ CGS में MKS में देखें, तो MKS सिस्टम में क्या बन जाता है, 1 जूल पर
कूलम बन जाता है, मतलब जूल्स पर कूलम क्या कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। अब वापस से 1 वोल्ट को डिफाइन करना आ गया तो वापस वही माइंडसेट बनाओ, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। कब होगा V1? जब W भी कितना हो, 1 हो, और Q भी कितना हो, 1 हो। तो आप इसको खुद सोचो, एक कूलम ऑफ चार्ज को कैरी करने में, ठीक है, मूव करने में फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, अगर 1 जूल का वर्क डन होता है तो वो क्या कहलाता है, आपका 1 वोल्ट का पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में एक कूलम ऑफ चार्ज को अगर 1 जूल का यूज हो रहा है, 1 जूल वर्क डन हो रहा है उस पर, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। बस इतना समझ लेना, बाकी लैंग्वेज बहुत इजीली बन जाती है। 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। ठीक है, कितना वर्क डन किया, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। कितना चार्ज, एक कूलम के चार्ज को मूव करने के लिए 1 जूल अगर वर्क डन हो रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोस 2 पॉइंट्स विल बी 1 वोल्ट। अब जैसे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है जिसको हम एमीटर कहते थे, वैसे ही वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास जो डिवाइस होता है उसको क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। तो वोल्ट मीटर क्या एक ऐसा डिवाइस है जो कि किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेजर करके देता है। हम बोलते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है, और ये हमेशा पैरेलली कंबाइंड होता है। किस तरह से लगाते हैं इसको, किसी भी सर्किट में या किसी भी रेजिस्टर के अलोंग पैरेलल लगाया जाता है वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। अब इसके रिगार्डिंग भी 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो ये याद रखना है। अब पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन 20 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 4 कूलम ऑफ चार्ज। अरे क्या क्वेश्चन आ गया, क्या कहा उसने, 20 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 4 कूलम ऑफ चार्ज। तो पोटेंशियल कितना आ गया, 4 से डिवाइड कर लो 20 को, कितना हो गया, 5 वोल्ट। ऐसी अब बैटरी प्रोवाइड्स 9 वोल्ट। ठीक है, अब आपको पोटेंशियल दे दिया है, कितना है, 9 वोल्ट है। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू 3 कूलम चार्ज। एनर्जी मतलब कितना वर्क डन हुआ, जूल्स में जो भी आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आपको W निकालना है और आपको चार्ज भी क्या है, गिवन है 3 कूलम। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू हो जाएगा। ऊपर वाले फॉर्मूले को हमने चेंज कर दिया। V कितना है, 9 वोल्ट है, C कितना है, 3 कूलम है, 9 3 आर 36, सॉरी 27, क्या कर दिया मैंने, 27 आपका आंसर आ गया। ठीक है, 27 क्या, जूल्स। तो बस इतना ही सिंपल है। अगर हम ब्रेक डाउन करते हुए स्मॉलर पार्ट्स में देखें तो ये चैप्टर काफी इजी रहेगा हमारे लिए। अब आ जाते हैं वापस से 7th क्लास का टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट की। इलेक्ट्रिक सर्किट भाई क्या होता है, बहुत इजी है। आपके पास है भाई इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली क्या है, वो रास्ता है ना जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवा रहे हो। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट देखो जरा कहां कहां फ्लो हो रहा है, कहां हो रहा है भाई, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक करंट कहां से कहां को फ्लो होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है। तो भाई ये वायर से फ्लो हो रहा होगा, फिर यहां रजिस्टर में गया, फिर वही इलेक्ट्रिक करंट यहां बल्ब में गया, फिर वही स्विच से पास हुआ और कहां आ गया, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर आ गया। तो ये एक तरह का पाथ ही तो है कि नहीं, एक रास्ता जिससे इलेक्ट्रिक करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो इसी पाथ को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। क्यों बोल रहा हूं, देखो इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, और ये पाथ कैसा होता है, सॉरी बिल्कुल क्लोज्ड पाथ होता है। अब आप मेरे को कहीं पर भी एक एंड ढूंढ के दिखा दो इस पूरे पाथ में, कहीं नहीं दिख रहा, वापस कंटिन्यूटी में चल रहा है, वापस यहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, घूम कर आया नेगेटिव टर्मिनल में गया, फिर हम देखें पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, घूम कर आया नेगेटिव में चले गया, मतलब एक तरह का लूप बन गया ना ये। ऐसे तो हमेशा मूव करते रहेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये जो पाथ है जो कि एक लूप की तरह है, क्लोज्ड पाथ है जो कि एक लूप की तरह है जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, इसी पाथ को क्या हम बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ठीक है, और इस पाथ में 2 कंडीशंस, मतलब इस सर्किट की 2 कंडीशंस होती हैं। एक होता है क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट मतलब जब पाथ में कोई भी आपका गैप नहीं है, कहीं पर भी ब्रेकेज नहीं है, कहीं पर भी ये पार्ट टूटा हुआ
नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, इसको क्लोज सर्किट कहते हैं। ठीक है, अब क्लोज सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, ऐसे याद रखना, क्लोज में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। और अगर ये पाथ में कहीं पर तोड़ दूं बीच में से, जैसे मेरे पास वायर है, मैंने वायर को बीच में से तोड़ दिया, ठीक है, तो पाथ टूट गया, तो इलेक्ट्रिक करंट अब एक एंड से दूसरे एंड तक फ्लो नहीं कर पाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो जब सर्किट ब्रेक हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट का मतलब होता है दैट देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो याद रखना, क्लोज मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, ओपन मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर रहा है। बस इतना सा याद रखना है। सिंपल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, देखो किसी भी सर्किट में बैटरी होगी, सबसे इंपॉर्टेंट बैटरी सेल होगा, ठीक है, वायर होंगे, रेजिस्टेंस हो सकती है, रेजिस्टर हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकती है, बल्ब हो सकता है, ठीक है, इस तरह के अप्लायंसेस हो सकते हैं, एक स्विच भी होगा इसमें। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें होती हैं जो कि एक सिंपल बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट में हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन इस बार क्या सीखना है हमने, सर्किट डायग्राम सीखना है। क्या सीखना है, सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम भी मैं आपको यहीं से समझा देता हूं। बेसिकली क्या है सर्किट डायग्राम, अगर मैं किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को, जैसे कि भाई ये वाला सर्किट, इस इलेक्ट्रिक सर्किट को मैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के सिंबल्स की हेल्प से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जैसे आप इधर डायग्राम में देख सकते हो कि जहां पर मैंने बैटरी लिखा है ना, जहां पर 3 सेल लगे हुए दिख रहे हैं, आप दूसरी तरफ देखो, वहां पर आपको 3 सेल नहीं दिख रहे होंगे, बल्कि उनकी जगह कुछ सिंबल्स दिख रहे होंगे। दिख रहे कि नहीं, एक सिंबल ये है, फिर ये, और हर एक सिंबल सिमिलर है, मतलब वो तीनों सिंबल्स किसको दिखा रहे हैं, सेल को दिखा रहे हैं, और कंबाइन होने के बाद किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बैटरी को। तो मैंने क्या सेल एक्चुअल में बनाया, नहीं, मैंने क्या बनाया, उसका सिंबल बनाया। ऐसे ही आपको यहाँ पर रजिस्टर देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या बना रखा, मैंने जिगजैग जैसा सिंबल बना रखा। ठीक है, ऐसी बल्ब की जगह भी एक क्या बना रखा, सिंबल बनाया है। स्विच की जगह भी क्या बना रखा है, एक सिंबल बनाया है। तो अगर इस तरह से मैं किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को रिप्रेजेंट करता हूं, जिसमें मैं इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रेजेंट जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबको उनके सिंबल्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करता हूं, तो ऐसे ही डायग्राम को हम क्या बोल देते हैं भाई, सर्किट डायग्राम कहते हैं। क्या बोलते हैं, सर्किट डायग्राम कहते हैं। ठीक है, बात आगे समझ में, बहुत कॉमन, बहुत बेसिक से टॉपिक्स हैं। बस ये वाली चार्ट आपने अपनी एनसीईआरटी बुक में देख लेना। याद रखना कि किसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक सेल को कैसे करते हैं, बैटरी को कैसे, ठीक है, प्लग इन की को मतलब प्लग आउट की को, प्लग इन की को, ठीक है, दोनों देख लेना आप। मतलब स्विच ओपन है, स्विच क्लोज है, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, वायर के बीच में जंक्शन है उसको कैसे करते हैं, ओवरलैपिंग कैसे दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रजिस्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रियोस्टेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अमीटर और वोल्ट मीटर, इन सबके सिंबल्स यहाँ पर आपको गिवन है। ठीक है, तो इनको तो आपने याद ही रखना है। अब चलते हैं भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज ओम्स लॉ। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बहुत प्यारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं इससे। तो ये बात है जॉर्ज साइमन ओम की, ठीक है, ये उस टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। तो इन्होंने ये स्टेटमेंट अपने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस के रिगार्डिंग बोला कि अगर हम, ठीक है, किसी कंडक्टर को ऑब्जर्व कर रहे हैं और कंडक्टर की जितनी भी फिजिकल कंडीशंस हैं उन सबको हम फिक्स्ड करते हैं, मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, मटेरियल, एरिया, आपने सारी फिजिकल कंडीशंस को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, मतलब उनमें कोई भी तरह का चेंज नहीं आ रहा है अगर, तो इस कंडीशन पे जो भी इलेक्ट्रिक करंट, क्या कहा मैंने, जो भी इलेक्ट्रिक करंट मतलब जिस अमाउंट में भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होगा किसी कंडक्टर में, वो इलेक्ट्रिक करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कि आपने उस कंडक्टर के एंड्स पर कितना पोटेंशियल अप्लाई किया है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो वो क्या बोलता है, दैट करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। सिंपल वे में देखें कि मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर के एंड्स में आपने कितना पोटेंशियल प्रोवाइड किया है, ठीक है, मान लो वी पोटेंशियल प्रोवाइड किया है, तो और इससे आई करंट फ्लो हो रहा है, इस कंडक्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, तो उस कंडीशन पे इस आई की जो वैल्यू होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, भाई आपने कितनी बैटरी लगाई है, कितने वोल्टेज की बैटरी है। मतलब साफ था कि अगर वोल्टेज ज्यादा होगी, बैटरी ज्यादा, आपने हैवी वोल्ट की यूज करी होगी, तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी, पर ये नहीं बोल रहा कि बराबर होगी।
जितना इलेक्ट्रिक करंट, जितना पोटेंशियल अप्लाई करोगे उतना इलेक्ट्रिक करंट बन जाए, ऐसा नहीं कहा उसने। उसने ये कहा है कि अगर पोटेंशियल बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी, मतलब इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। इतनी बात है समझ में, यहीं से हम समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो इन्होंने कहा कि भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल के। उन्होंने कहा ऑल्सो हम बोल सकते हैं दैट पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो। अब इन्होंने कहा कि भाई यहाँ तो आगे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना है। कांस्टेंट क्या ले लिया, आर। आर क्या है यहाँ पर, एक कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट किसके लिए, किसके रिस्पेक्ट में होता है, कंडक्टर के रिस्पेक्ट में होता है, और इसी को अब क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो ये क्या बन गया हमारा ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ओम्स लॉ के रिगार्डिंग अगर हम एक सेटअप बनाते हैं भाई, कि हमने एक रेजिस्टेंस रख लिया, ठीक है, एक रियोस्टेट उससे कंबाइन कर लिया। रियोस्टेट वैसे वेरिएबल रेजिस्टेंस को कहते हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को चेंज करने का काम करता है। ठीक है, और हमने पोटेंशियल डिफरेंस और क्या कहते हैं एक सेटअप बना दिया, मतलब इसमें ऐसा कुछ। और इससे अगर हम बार बार करंट की वैल्यू को चेंज करके देख रहे हैं या पोटेंशियल की वैल्यू को बार बार चेंज करके देख रहे हैं, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के बीच में ग्राफ सेट करूं, ठीक है, तो इन्होंने कहा कि अगर हम VI ग्राफ बनाते हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में ग्राफ बनाते हैं, तो इन्होंने कहा कि ये ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन की तरह बनेगा, मतलब इसमें कोई भी कर्व नहीं आएगा। ये बताता है कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो यूनिफॉर्म रिलेशन है, कांस्टेंट का रिलेशन है। ठीक है, तो VI ग्राफ हमेशा कैसा बनता है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनता है। कैसा बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है। इतना भी आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं। तो हमने बोला कि वहां पर जो R है V इक्वल्स टू आई आर, वो R क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। अब ये रेजिस्टेंस क्या बला है भाई, इसको समझते हैं। देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो नाम में ही लिखा है रेजिस्ट। रेजिस्ट का मतलब होता है किसी चीज का अपोज करना। तो भाई रेजिस्टेंस क्या है, कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है कि वो अपने से इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का रेजिस्ट करेगी। मतलब कंडक्टर अपोज करता है कि नहीं भाई मेरे थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा, या फिर मैं चार्ज को फ्लो होने नहीं दूंगा। और इसी प्रॉपर्टी को, कंडक्टर के अपोज करने की इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देते हैं भाई, इसी प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, कि कंडक्टर अलाउ नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए, और जिसके रिस्पेक्ट में जो हम जितना हम पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं उतनी हमें इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू वहां पर देखने को नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही, ड्यू टू रेजिस्टेंस। पर ये रेजिस्टेंस आया कहां से, कैसे क्रिएट हो रहा है। तो अगर हम कंडक्टर के बिल्कुल अंदर चलें, जैसे आपको ऊपर डायग्राम में दिख रहा होगा, तो मैंने कंडक्टर के अंदर आपको क्या दिखा रखा है भाई, एक एंड पॉजिटिव है, एक एंड नेगेटिव है। नॉर्मल सी बात है, बैटरी से कनेक्टेड होगा। ठीक है, अब उसके अंदर आप देखें तो आपको ब्लू कलर के चार्ज पार्टिकल्स देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन वो चार्ज पार्टिकल्स नहीं बोलता हूं मैं, सीधे क्या बोलता हूं, वो एटम्स हैं। वो क्या है, एटम्स हैं। वो वही एटम्स हैं जिनसे वो कंडक्टर बना हुआ है। और उसके आसपास आपको येलो कलर के स्मॉल डॉट्स देखने को मिलेंगे। वो क्या है, ये वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। वो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या है, जो आपको येलो कलर के दिख रहे हैं वो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और जो आपको ब्लू कलर के देखने को मिल रहे हैं ये क्या है भाई, ये एटम्स हैं। तो भाई नॉर्मल सी बात है, जैसे ही आप पोटेंशियल प्रोवाइड करोगे भाई सारे इलेक्ट्रॉन्स रेस पे लग जाएंगे कि उनको नेगेटिव से पॉजिटिव में जाना है। लेकिन इनके रास्ते में कौन आ गया भाई, ये एटम्स आ गए, इतने बड़े बड़े एटम्स आ गए। तो जैसे ही इनको पोटेंशियल मिला भाई ये भागे एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन इनके पाथ पे कौन कौन आ गया, बैरियर की तरह भाई हमारे एटम्स आ गए। एटम से टकराती इनकी स्पीड क्या हो गई, लेधाए कम हो गई। स्पीड कम हो गई तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी क्या हो गया, कम हो गया। मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी क्या हो गई, कम हो गई। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, हमारी रेजिस्टेंस कहलाती है। तो रेजिस्टेंस की वजह से क्या हुआ, जो हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज था, जो इलेक्ट्रिक करंट था, उसका अपोज हो गया। ठीक है, अब आगे बात समझ में कि रेजिस्टेंस क्या है। अब रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम होती है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। ठीक, ओम किसके नाम पे पड़ा है भाई, ओम्स लॉ वाले जॉर्ज साइमन ओम के नाम पे ही पड़ा हुआ है। अब डिफाइन करते हैं कि एक ओम, 1 ओम होता क्या है। ठीक है, सिंपल टर्म्स पे भाई कितना था, R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। तो अगर 1 वोल्ट हो और 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस हो रहा हो, मतलब अगर किसी कंडक्टर में
1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने पर उससे 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस कितनी हो गई भाई? 1 ओम हो गई। वही बात है समझ में। 1 ohm is the resistance of a conductor when a potential difference of 1 volt is applied across 1 volt applied across it produces a current of 1 ampere through it। ठीक है, 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करने पर, पोटेंशियल डिफरेंस देने पर अगर 1 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना बोला जाएगा भाई? 1 ओम बोला जाएगा। बात इतनी सी है, सिंपल सी है। अब इसके रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल देखेंगे भाई। एक रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस 5 ओम है, मतलब आर आपको 5 ओम दिया है, और जो पोटेंशियल है बैटरी का वो कितना है? 10 वोल्ट का है। तो बताओ भाई इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा? भाई V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर हो जाता है। भाई 10 वोल्ट अपॉन 5 ओम कितना हो गया? 2 एम्पेयर। आपका आंसर आ गया, सिंपल था। An electric iron draws 4 ampere current when connected to 220 volt supply। भाई फटाफट देखो क्या लिखा है। इलेक्ट्रिक करंट गिवन है, कितना है? 4 एम्पेयर है। पोटेंशियल कितना गिवन है? 220 वोल्ट गिवन है। क्या निकालना है? रेजिस्टेंस निकालना है। R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। V कितना है? 220 वोल्ट है। I कितना है? 4 एम्पेयर है, सॉरी 4 एम्पेयर है। डिवाइड करेंगे ठीक है, ये हो गया 110 अपॉन 2, और फर्दर डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 55 ओम। ठीक, अब थोड़ा सा और एडवांस टॉपिक पे चलते हैं कि भाई ये रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट क्वांटिटी तो है, लेकिन ये कांस्टेंट क्वांटिटी भी कंडक्टर के कुछ डायमेंशंस पे डिपेंड करती है, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, और उन्हीं को क्या बोलते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर। तो भाई किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स पे डिपेंड करती है, और वो क्या क्या होते हैं? उनमें से सबसे पहला होता है भाई उस कंडक्टर की लेंथ कितनी है। ठीक है, अब इसको इस हिसाब से समझो कि भाई जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे थे तो वो अपने पाथ में आने वाले एटम्स से टकरा रहे थे, जिसकी वजह से उनकी स्पीड कम हो जा रही थी। अब ये सोचो जितना लंबा पाथ होगा उतने ज्यादा एटम्स आएंगे, उतनी ज्यादा बार वो इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे, उतनी कम उनकी स्पीड हो जाएगी, मतलब उतना कम उनसे इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। मतलब क्या बढ़ेगा? इलेक्ट्रिक करंट कम होगा, क्या बढ़ेगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो अगर मेरे पास कोई वायर है जिसकी लेंथ है स्मॉल l, और कोई वायर है जिसकी लेंथ है कैपिटल L, अब इस कंडीशन पे आप मुझे खुद ही कंपेयर करके बताओ भाई किसकी लेंथ ज्यादा है? भाई कैपिटल L वाला ज्यादा है। अब कैपिटल L वाले में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको ना जाने रास्ते भर में कितने ज्यादा कोलिजन क्या करने पड़ेंगे? हैंडल करने पड़ेंगे। तो इधर स्पीड कम हो जाएगी, यहाँ उतने सारे कोलिजन होंगे क्या? नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर लेंथ क्या है? कम है। यहाँ पाथ में पार्टिकल्स होंगे, हमारे एटम्स होंगे, वो कम आएंगे। तो भाई यहाँ पर रेजिस्टेंस कम होगा और यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। मतलब अगर लेंथ ऑफ वायर बढ़ती है तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर कम हो जाती है तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर भी रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मतलब सिंपल सा रिलेशन निकल के आ गया कि लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इट मीन यू कैन से दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। पहला पार्ट मान लो इसको। फिर दूसरे में चलते हैं। अगर मैं एरिया की बात करूं, क्रॉस सेक्शन एरिया, अब आप इसको इस तरह से समझो कि वायर की चौड़ाई कितनी है। ठीक है, वैसे इसको क्रॉस सेक्शन एरिया ही बोला जाता है। ठीक है, वायर को अगर आप सिलेंडर मान लो, ठीक है, सिलेंडर के शेप में मानो, तो भाई ये वाला जो पार्ट है ना वायर का, ये क्या है? उसका कहलाता है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाता है। अब अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया में किसी तरह का चेंज करूं, अगर एरिया बढ़ा दूं तो भाई एटम्स के बीच का गैप बढ़ जाता है। एटम्स के बीच का गैप ज्यादा बढ़ जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली वहां से पास हो जाएंगे। लेकिन एरिया अगर घटा दूं, स्क्वीज कर दूं उसको ना, तो अगर एरिया घटा दूं तो भाई एटम्स के बीच का गैप कम हो जाएगा, एटम्स एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, और नजदीक आएंगे तो भाई इलेक्ट्रॉन को निकलने में थोड़ी सी दिक्कत वहां पर हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेगा? उन एटम से टकरा जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी। मतलब साफ है कि एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगी? बढ़ेगी। सॉरी, एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगी, और एरिया घटाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। ठीक है, इसका मतलब साफ है कि जो रेजिस्टेंस होती है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल
होती है। ठीक है, रीजन क्या था, फंडा क्या था, वो मैंने आपको बता दिया है। तीसरी चीज आती है भाई मटेरियल, कि मटेरियल कौन सा है भाई। अब मैं लगा हूं दिन भर है ग्लास से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाने में, क्या होगा इलेक्ट्रिक करंट पास? नहीं होगा ना, क्योंकि भाई मटेरियल ही कंडक्टिव नहीं है। तो बहुत सारी एक जो खास प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस की, वो क्या है, वो मटेरियल पे भी डिपेंड करती है। भाई ग्लास जैसा मटेरियल, इसकी रेजिस्टेंस कितनी ज्यादा होगी, इससे तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं होता ना, तो मतलब इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। वहीं अगर मैं कॉपर सिल्वर की बात करूं तो इनसे तो इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि इनकी रेजिस्टेंस कैसी है, बहुत कम है। अब वो कौन सा फैक्टर है जो उनकी रेजिस्टेंस को बता रहा है? नेचर तो बोल रहा हूं, लेकिन किसकी बात कर रहा हूं मैं? रेजिस्टिविटी की बात कर रहा हूं। अब आया दिमाग में कि सर अभी तो रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे, अब ये रेजिस्टिविटी कहां से आ गई? देखो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बड़ा सिंपल है। रेजिस्टेंस किसकी वजह से हो रहा है? रेजिस्टिविटी की वजह से हो रहा है। रेजिस्टिविटी और ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, लेकिन ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी नहीं होती, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ये किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की, जिसकी वजह से वो क्या कहते हैं, करंट के फ्लो का अपोज करता है। जैसे भाई मटेरियल तो गोल्ड भी है, मटेरियल तो सिल्वर भी है, मटेरियल तो कॉपर भी है, मटेरियल तो भाई ग्लास भी है, मटेरियल तो एबोनाइट रॉड भी है, मटेरियल तो पेपर भी है। ठीक है, अब हर मटेरियल की क्या होगी, रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी, किसी की ज्यादा होगी, किसी की कम होगी। जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी, जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी उसकी रेजिस्टेंस भी कम होगी। अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा, बहुत ज्यादा होगी तो बिल्कुल नहीं करेगा, इंसुलेटर बन जाएगा वो। उसकी रेजिस्टिविटी अगर कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, तो उससे इजीली इलेक्ट्रिक करंट क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है। इस तरह से इसको समझना है। तो तीसरा जो पॉइंट आता है हमारा, क्या आता है वो, नेचर ऑफ मटेरियल, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। और भाई रेजिस्टेंस में ये भी क्या होती है, कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। रेजिस्टिविटी क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। इतना तो आप लोगों ने याद रखना है। अब जितने भी हमने अभी तक कंक्लूजन पढ़े ना, उनमें एक कंक्लूजन इसको भी ऐड करते हैं, दैट इज टेम्परेचर। भाई देखो टेम्परेचर की बात इतनी जेन्युइन होती नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर के इफेक्ट जो होते हैं वो प्योर मेटल्स पे, प्योर सब्सटेंसेस पे अलग होते हैं, और जो हमारे थोड़े एलॉयज होते हैं उन पे कभी कभी टेम्परेचर का उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब जैसे अगर मैं प्योर मेटल की बात करूं ना, जैसे कॉपर की बात करूं, सिल्वर की बात करूं, सिल्वर की बात नहीं करते, कॉपर की बात करता हूं, एल्यूमिनियम की बात करता हूं, तो अगर मैं यहां पर टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, क्या बढ़ा दूंगा, टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, तो भाई ये जो अंदर एटम्स थे ना, इनको एनर्जी मिल जाएगी। एनर्जी मिल जाएगी तो ये और ज्यादा क्या करने लगेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे। देखो वाइब्रेशन तो सॉलिड्स में भी होता है ना, पार्टिकल्स तो सॉलिड में भी वाइब्रेट करते हैं, लेकिन अगर मैं ज्यादा एनर्जी दूंगा तो और ज्यादा वाइब्रेट करने लगेंगे। और इतना ज्यादा वाइब्रेट, जितना ज्यादा वाइब्रेट करेंगे ये उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन से टकराने की इनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। एक जगह पे होगा तो शायद नहीं टकराए ना, लेकिन वो तो लगातार वाइब्रेट करने में, वो इधर उधर मूव करने में है, तो उस कंडीशन पे उससे टकराने वाले इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू ज्यादा हो सकती है। और इलेक्ट्रॉन ज्यादा टकरा जाएंगे तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नीचे आ जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस ऊपर चले जाएगा। तो अगर आप प्योर मेटल्स की बात करें या प्योर सब्सटेंसेस की बात करें, तो यहां पर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होता, सॉरी रेजिस्टेंस भी बढ़ता हुआ दिखता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ता हुआ दिखता है, लेकिन कहीं कहीं एलॉयज में टेम्परेचर का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसीलिए अधिकतर हीटिंग अप्लायंसेस में हम अलॉयज का यूज करते हैं, जैसे नाइक्रोम का यूज कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब जितने भी कंक्लूजन थे इन सबको मिला देते हैं। पहला कंक्लूजन था, पहला कंक्लूजन क्या था भाई, कि जो आर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। दूसरा कंक्लूजन था, आर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। इन दोनों कंक्लूजन को मान लें तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, यही तो हो गया था, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं तो यहां पर एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कर देता हूं, दैट इज रो, दैट इज द रेजिस्टिविटी। तो जो हमारा एक नया फॉर्मूला बन जाता है, क्या बना, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, दैट इज द न्यू फॉर्मूला टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ एनी गिवन कंडक्टर। ठीक हो गया, यहां तक की बातें क्लियर है। चलो अब इसी के रिगार्डिंग ना बस एक लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर आज की क्लास को हम यहीं पर रोक रहे हैं। ठीक है, तो जो लास्ट न्यूमेरिकल है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखो सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल नहीं बता रहा हूं मैं, ये बहुत प्यारा वाला न्यूमेरिकल है,
कि एक वायर है जिसको स्ट्रेच करके उसकी लेंथ का डबल कर दिया गया है, तो हमें नई रेजिस्टेंस बतानी है। देखो क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरह के आते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि भाई आपके पास एक वायर है जिसकी लेंथ 2 टाइम्स कर दी गई है, मतलब उसमें नया वायर ऐड कर दिया गया है, या फिर उसका एरिया घटा दिया, या फिर उसका एरिया बढ़ा दिया। लेकिन याद रखना, जब भी ये वर्ड आए, स्ट्रेच्ड वर्ड, कौन सा वर्ड आ गया? स्ट्रेच, मतलब आपने खींच के लंबा कर दिया उसको। आपने उसमें नया कोई वायर ऐड नहीं किया, नया सब्सटेंस ऐड नहीं किया, नया मटेरियल ऐड नहीं किया। तो भाई अगर स्ट्रेच ही किया है तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना। क्या सेम रहेगा? वॉल्यूम वायर का। तो जब हम वॉल्यूम का कंपैरिजन करते हैं, भाई आपने स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को 2 टाइम्स कर दिया, पर वॉल्यूम तो उतना ही रहा ना। अब अगर स्ट्रेच करके लेंथ को बदल रहे हो तो भाई जो एरिया है वो भी तो बदल जाएगा वायर का। अगर लेंथ को खींच के बड़ा कर रहा हूं तो वो वायर साइज में, विड्थ में, चौड़ाई में कैसा हो जाएगा? पतला हो जाएगा। रबर बैंड खींचा है कभी? रबर बैंड खींचते हैं तो रबर बैंड पतला नहीं हो जाता। तो उसी तरह से हमने समझना है कि अगर वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं तो वायर, अगर भाई पहले अगर इतना मोटा वायर था तो भाई इसको स्ट्रेच करोगे तो वायर आपका क्या हो जाएगा? लंबा तो हो जाएगा 2 टाइम्स, लेकिन पतला भी हो जाएगा। तो जब हम इसका रिलेशन देखते हैं, तो अगर आप वायर को आर से, सॉरी आप वायर की लेंथ को एल से अगर 2L कर देते हो तो वायर का एरिया कितना हो जाता है? आधा हो जाता है। पुराने वाले एरिया के कंपैरिजन में नए वायर का एरिया कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अगर वहीं लेंथ को 3 टाइम्स कर दूंगा तो नया वाला एरिया भी 3 टाइम्स हो जाएगा। तो इतना याद रखना है, ऐसे क्वेश्चंस में लेंथ के साथ साथ एरिया में भी चेंज आता है। ठीक, तो अगर मुझे पुरानी रेजिस्टेंस पता है कितनी है, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, भाई वायर तो वही है, मटेरियल तो वही है, तो नई रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? R डैश इक्वल्स टू रो एल, कितना कर दिया हमने? 2 टाइम्स कर दिया, तो एरिया भी कितना हो गया? आधा हो गया। तो भाई R डैश इक्वल्स टू कितना हो गया? रो 4L अपॉन ए। ठीक है, अब अगर मैं R डैश अपॉन आर कर दूं तो कितना हो जाएगा भाई? फटाफट से सॉल्व करोगे और मुझे पता है आपका आंसर कितना आएगा? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। तो जो नया वाला रेजिस्टेंस होगा वो पुराने वाले रेजिस्टेंस के 4 टाइम्स होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इनको सॉल्व करना सीखिए, अपनी इंसाइट डेवलप करिए। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। ठीक है, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, दैट्स ऑल फॉर टुडे।